मेरी शादी को अभी 5 ही दिन गुजरा था। मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे पति ने शादी की रात ही मुझे खास तौर पर कहा था कि मेरे पापा को गुस्सा बहुत आता है, उन्हें कभी भी किसी भी बात से इनकार मत करना वरना वह गुस्से में पागल हो जाते हैं। और 3 दिन से मैं भी यही देख रही थी। जब भी वह मेरे पति सुनील को एक आवाज़ देते तो मेरे पति की तो जैसे रंगत ही उड़ जाती थी, एकदम से घबराहट सी होती उनको और फट से वो कमरे से बाहर निकल जाते थे। अपने पति की बदहवासी देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा रोब था। गुस्से में तो वह हर वक्त ही रहते थे। चौथा दिन था कि जब सुबह ही सुबह सुनील ने मुझसे कहा कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन उस वक्त मेरे ससुर ने सुनील को पुकारा था तो फौरन से कमरे से बाहर चले गए। बाहर से मुझे अपने ससुर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कह रहे थे कि 3 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए, तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम अब छुट्टी करके बैठ गए। अभी के अभी फैक्ट्री पहुंच सारे के सारे वर्कर के सर पर खड़े हो ताकि वह ठीक से काम करें। सुनील मेरे पास आए, उनका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगे कि माफ़ी चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी ऐतराज नहीं किया था। सुनील तो अपनी फैक्ट्री पर चला गया था। मैं किचन में आकर बेदली से बर्तन धोने लगी। शादी के चौथे दिन ही मैंने खाना भी बनाया और घर के सारे काम भी मुझे करने पड़े। मेरे ससुर ने नौकरानी को भी छुट्टी पर भेज दिया था। कहते थे कि जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ दी। वह अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा डाल लिया, लेकिन दुपट्टा रेशमी था, इसलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई मैंने पूछा, जी पापा जी कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब अंदाज से अपने सूख होठों पर जबान फेरे कहने लगे, दूध 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 पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया था, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सरक चुका था। मैंने फौरन अपना दुपट्टा सही किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की यह हरकत अजीब लगी थी। ससुर तो बाप की जगह होता है और बाप कभी भी बेटियों को सर से पांव तक इस तरीके से नहीं देखता। मैं फौरन ही किचन में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोली और दूध का गिलास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेटकर अपने ससुर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती मुझसे ससुर कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे पास बैठा करो, बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है और मैं बड़े दिनों से अकेला था और अकेला ही बैठकर बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी, बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन ही बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वह मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह में लगाया तो फौरन उसे पीछे हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध यह मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गरम गरम दूध पसंद है। ये कहते हुए फिर उनकी नज़रें मेरे चेहरे से होते हुए मेरे पूरे बदन पर सफ़र करने लगी। उनकी नज़रों में ना जाने ऐसा क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी थी। मेरे हाथों में पसीने से उतरने लगे थे, चेहरे पर पसीने के कतरे साफ दिखाई देने लगे थे। कहने लगे, जाओ ना इसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 3 दिन से मेरे ससुर बड़े ही गुस्से में बात कर रहे थे जब सुनील घर में होता था, लेकिन आजकल तो उनका लिहाजा बड़ा ही धीमा था। लग ही नहीं रहा था कि यह मेरे वही ससुर हैं जो 3 दिन से सुनील को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे और गुस्से से सुनील से बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीली में डालकर जरा सा गर्म किया, फिर गिलास में डालकर अपने ससुर के पास ले गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे बदन में करसा लगा था। मैंने फौरन घबरा आकर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे कि अरे बाहर कहाँ जा रही है, यहाँ बैठना, मेरे पास मुझसे बातें किया करो। ये तन्हाई का सांप तो मुझे अब और भी ज़्यादा कसने लगा है। ये कहकर ससुर ने ठंडी आह भरी। मुझे अब और भी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। मुझे तो उनकी बातें सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने शादी के अगले दिन जो काले रंग का फैंसी ड्रेस पहना था बड़ा जच रहा था, तुम पर आज शाम वही पहन लेना। ये सुनकर भी मुझे बुरा लगा था। ये फरमाइश तो सुनील को मुझे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोज का तमाशा ही पकड़ लिया था।
अब सुनील फैक्ट्री जाता, मेरा ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेता, मुझे अजीब नज़रों से देखता, बार बार अपने सूखे होठों पर जबान फेरने लगता, फिर कहता मुझे दूध पीना है। मुझे दूध गर्म करके दो। मैं दूध का गिलास देकर जाने लगती तो मेरा हाथ पकड़ लेता, कहता मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें कर सकती थी? मैं काम के बहाने बनाकर निकलने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी मुझे सुनील से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती? वह तो अपने बाप के सामने कांपता था, एक शब्द नहीं बोलता था, सर झुकाए जी पापा जी ही कहता रहता था। एक दिन मैं किचन का सारा काम कर रही थी कि मेरा ससुर अचानक से किचन में आ गया, मुझे पीछे से पकड़ लिया, झटके से टेबल से लगा दिया और पीछे से ही मेरे, और फिर जो कुछ मेरे साथ किया। मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई, अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया, कुंडी गादी बेड पर बैठ गई। बेचैनी मुझ पर बुरी तरह से सवार थी, मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ससुर मेरे साथ ऐसा भी कोई हरकत कर सकता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि मैं सुनील से बात करूंगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया था, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरा ससुर मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा चुका था कि उसे भूख लगी है, मैं उसे खाना दूं, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही सब कुछ करती जो कि मैंने किया था। रात को मेरा दरवाजा जोर से खटखटाया गया था। सुनील थे, कहने लगे सीमा दरवाजा खोलो, यह क्या बदतमीजी है? क्यों तुम सुबह से दरवाजा बंद किए कमरे में बैठी हो? सुनील की आवाज़ सुनकर ही मैंने दरवाजा खोला था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो दोनों बाप बेटे मुझे गुस्से से देख रहे थे। कहने लगे तुम्हें ज़रा भी एहसास और शर्म नहीं है? मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा हुआ है और तुमने इन्हें रोटी तक नहीं दी। इन्हें शुगर की बीमारी है, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इसकी जिम्मेदार कौन होता? मैंने कहा कि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, बेहतर है कि आप कोई और इंतजाम कर लीजिए। मेरा ये कहना था कि सुनील गुस्से से भड़क उठा, कहने लगा ये क्या बदतमीजी है? पीछे से मेरे ससुर कहने लगे देख रहे हो तुम, अभी शनिवार 7 दिन नहीं हुए हैं और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। मुझे पहले ही पता था कि यह लड़कियां शादी के बाद ऐसा ही करती हैं और अलग होने के सपने पहले ही आंखों में सजा लेती हैं। सीमा ये सब आइंदा से अगर कहा तो हाथ में इंतलाक का पेपर पकड़ा कर तुम्हें विदा कर दूंगा। ये सुनना था कि मेरा रंग उड़ा था। मेरे पापा पहले से ही 6 बेटियां थी और वह शरीफ इंसान थे, बड़ी मुश्किल से ही दहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे विदा करने के वक्त बोल चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर पर वापस मत आना, अपने पति और ससुर की हर बात मानना और अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरा ससुर चाहता था वह मैं नहीं कर सकती थी। उसकी हरकतें और बेबाकी गुस्ताखियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त सुनील जितने गुस्से में थे, मैं अगर बताती तो यकीनन मुझे ही झूठ कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे सुनील इसको आखिरी बार समझा दो, इसका दिमाग सही कर दो, वरना फिर मैं इसकी माँ से जाकर बात करूंगा, उसके बाप से कहूंगा कि संभालो अपनी बेटी। यह कहकर वह गुस्से से वहां से चले गए। मैंने एक गुस्सा भरी नज़र अपने ससुर पर डाली थी। सुनील कहने लगे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पर कौन से 8-10 मेंबर का बोझ है जो तुमसे संभाला नहीं जाता? अरे मेरे एक ही तो बाप है, ना माँ है, ना कोई बहन भाई। ऐसी जिंदगी की तो लड़कियां ख्वाहिश करती हैं जहां उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश कि मेरी सास और देवर ननद होते तो आज मैं जिस हाल से गुजर रही हूँ उस हाल से ना गुजरती। मेरी बात पर वह मुझे गुस्से से देखने लगे, कहने लगे ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं मेरे बाप ने? तुम्हारे सर पर सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी पड़ती है, वह भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो अपने घर में झगड़ा फसाद नहीं किया जाता। फैक्ट्री से थका हारा आता हूँ और आते ही यह सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए ही की है, ना कि यह फसाद झगड़ा देखने के लिए। मैंने कहा कि सुनील ऐसा करो, अपने पापा की शादी करवा दो। मेरा ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ सुनील ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगा शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? ये बाप की उम्र, शादी की क्या? मेरे बाप की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई हैं जो तुम्हें पकाना भी भारी पड़ रहा है। मैंने कहा तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वह कहने लगा ये कौन सी बात है जिसे मैं समझूं? बेतुकी सी बात है। मेरे बाप की उम्र 75 साल है, कब्र में पाँव है, शुगर ब्लड प्रेशर की मरीज है।
और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले। अब मैं इन्हें क्या बताती कि उनका बाप ने ही बेटे की पत्नी पर नजर रखे हुए हैं। मैंने कहा कि आप शादी करवा दें, मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभाल लूंगी। मेरी बात पर वह अजीब सी हंसी हंसा और कहने लगा कि एक मेरे बाप की तो 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही और तुम मेरे सौतेली माँ को संभाल लोगी। देखो ये घर और बिजनेस फैक्ट्री सब मेरे बाप के नाम है। अगर कोई उनकी पत्नी की हैसियत से आ गई तो सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के मारकर निकाल देगी इस घर से। पापा के गुस्से से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो, जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं भी चुपचाप पापा की सुनता हूँ। अब दोबारा से पापा की शादी का नाम मत लेना, ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मायके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती है अपना घर बसाने के लिए, क्या कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तलाक लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मैं तलाकशुदा हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते आने बंद हो जाते। मैं तड़प तड़प कर आंसू बहा रही थी, दुपट्टे से साफ करने लगी कि फौरन से सुनील की आवाज़ आ गई। कहने लगा, सीमा बाहर आओ जल्दी से, नाश्ता पराठा बनाकर दो, पापा को बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर जाकर नाश्ता बनाया और कमरे में आ गई। मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था, लेकिन सुनील ने एक बार भी मुझे यह नहीं कहा तुम भी पूरे दिन से भूख हो, खाना खा लो। मर्द कभी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। सुनील का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में होता था। मैंने उसके बाद अपने होठ बंद कर लिए थे। सुनील जब फैक्ट्री चले गए तो मेरा ससुर मुझे आवाज़ देने लगा। मैं बड़ी मजबूरी में और बेबसी में उनके कमरे तक गई थी। मुझे देखकर वह अजीब सी हंसी हंसने लगा। तुम क्या समझती थी तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ गया होगा और तुम्हारे लिए वह मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर ले देगा। अपनी सोच को बदल लो। मैंने उसके पर अच्छी तरह से कतर रखे हैं, वह चाहकर भी कहीं जा नहीं सकता और ना ही तुम जा सकती हो। इसलिए मैंने किसी अमीर घराने की लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं की, कहीं वह मेरे बेटे को उजाड़ कर ही ना ले जाए। इसलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप के हालात ऐसे नहीं हैं कि वह तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बैठा सके या अलग से कोई घर दिला सके। अब अगर तुम चाहती हो कि जो मैं तुम्हें कहूँगा वो ही करना पड़ेगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। कहने लगा, जाओ जाकर मेरे लिए गर्म दूध लेकर आओ। ये शब्द मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहता था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूँ। ऐसी गंदी और बेइज्जत भरी जिंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं अब यही करती थी कि खाना बनाकर अपने ससुर के कमरे में पहुँचाकर फौरन बाहर आ जाती थी। ना उसके पास बैठती थी ना बात करती थी, ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारने लगी थी। एक दिन तो हृदय ही हो गई। मेरे ससुर ने सुनील का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे, मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनी भी बहुत अच्छी थी। खाना खाते हुए कहने लगे, आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत मजे का खाना बनाया है। सुनील ये सुनकर मुस्कुराने लगा, मुझे गर्व भरी निगाहों से देखने लगा, लेकिन मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई थी। फिर जेब से मेरे ससुर ने 3000 निकाला और मेरे तरफ बढ़ाया। कहने लगा, ये लो तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मुझे यह नहीं चाहिए। मेरे इनकार करना था कि सुनील मुझे घूरने लगा। कहने लगा, पापा अपनी खुशी से दे रहे हैं, इनकार नहीं करते, रख लो। ना चाहते हुए भी मैंने 3000 पकड़ लिया। मैं बर्तन उठाने लगी, जैसे ही खड़ी हुई तो मेरा ससुर भी खड़ा हो गया। मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले लगा लिया और मेरे माथे पर चूम लिया। मैं तो यूं थी कि जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। कहने लगा, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूँ, ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लेगी। यह कहकर वह अपने कमरे में चले गए। मैं सुनील को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी असर नहीं था, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि पापा का ये कौन सा तरीका है, मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ, उनको चाहिए मुझसे दूरी रखकर बात किया करें। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने सीने से लगाने का। ईश्वर ने भी तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी को भी दूरी रखने के लिए कहा है, और माँ बेटे में भी मेरी इस बात पर सुनील भड़क उठे। कहने लगे, तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है, क्या हुआ जो उसने तुम्हें ज़रा सा हाथ लगा दिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया। अजीब लड़की हो तुम, बजाय इसके कि पापा के दिल में जगह बनाओ तुम हर बात पर ऐतराज करती हो। वह धीमे लहजे में मुझे घूरकर बोल रहा था। कहने लगा, शुक्र करो कि पापा ने यह बातें नहीं सुन ली, वरना बहुत ही मुसीबत बढ़ जाती।
मेरे सर पर फिर उंगली उठाकर मुझे चेतावनी दे रहा हूँ, सीमा अपना रवैया पापा से ठीक रखा करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, सुनील मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है, ऐसा करो मुझे जहर लाकर दे दो या अपने बाप की शादी करवा दो। ये कह के मैं कमरे में चली गई। कुछ देर बाद आधी बाहर डोर बेल बजी थी, फिर बाहर शोर की आवाज़ आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है जो सऊदी में एजुकेशन हासिल करने गया था और वह वापस आ चुका है, वह भी अपनी पत्नी के साथ। मेरे देवर ने वही शादी कर ली थी और मेरा ससुर उससे नाराज था, इसलिए उसे घर आने की इजाज़त नहीं दी थी और ना ही इस बात का हमें कुछ मालूम था कि सुनील का कोई भाई भी है। मैं उन दोनों पति पत्नी को देखकर हैरान थी। मेरे ससुर अभी भी गुस्से में खड़े थे। कहने लगे, अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर उसे यहाँ वापस क्यों लाए हो, वही रहते। वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। फिर सुनील ने भी कहा कि पापा गुस्सा जाने दीजिए, जो होना था वह हो चुका है। आदेश को गले लगा लीजिए। बहरहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफ़ी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मैं भी शुक्र की कि अब घर में अकेली मैं नहीं हूँ। मेरी देवरानी काफ़ी खुश मिजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी, मेरे साथ घुल मिल गई थी। आदेश सुनील के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। अब मेरे ससुर का सारा ध्यान मेरी देवरानी की तरफ हो गया था। एक रात खाना खाने के दौरान कहने लगी कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वह भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है पापा, आपको जो भी चाहिए होगा आप मुझे मांगा करें। आदेश भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ दिन गुजरे थे कि एक बार मेरी देवरानी टीना जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदहवास थी, बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन में जाकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ तो कहने लगी, मुझे पापा की आदतें बड़ी अजीब लगती हैं, अजीब नज़रों से देखते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी झटके से गले लगा लेते हैं, कभी अपना अजीब सी बातें करते हैं जिसे सुनकर मेरे कानों की लो तक लाल हो जाती है। कहने लगी, मैं तो आदेश से बात करूंगी, वह तो कहते थे कि उसके पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर मुझे अपने करीब करते हैं, मुझे अपने पास लेने की कोशिश करते हैं, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं टालेंगे। मैं भी इस तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन सुनील ने मेरी कभी नहीं सुनी। वह कहने लगी, लेकिन मैं तो आदेश से साफ कह दूंगी, अगर पापा ने यही रवैया रखा तो मैं उसे कहूँगी। आदेश कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ 2 साल बाहर देश अकेले ही रह चुका हूँ, अब मेरे घर तुम क्या आए हो। 4 दिन पापा को रोटी क्या बनाकर देनी पड़ी, तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वही बहस हुई थी जो सुनील की मेरे साथ होती थी। टीना आदेश से डाइवोर्स मांगने लगी थी। उस रात सुनील जब कमरे में आया तो काफ़ी चुप चुप सा था। मैंने कहा कि सुनील अब भी आप यही कहेंगे कि मैं गलत थी, जो शिकायत मुझे पापा से थी वही आज टीना को भी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पापा भी गलत है। मैं आपसे सच कह रही हूँ, इन्हें एक पत्नी की ज़रूरत है। बेशक उनकी उम्र 75 साल की है, आपको तो चाहिए था कि अपनी मम्मी की मृत्यु के कुछ साल बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वह हमें सच में बेटियां ही समझते। मेरी बात शायद अब सुनील के अकल में आई थी। उन्होंने पापा से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वह नाराज हुए, कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूंगा, क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है। सुनील ने कहा कि एक विधवा औरत है, अगर आप सहारा देंगे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वह औरत भी 40 से 50 साल की है और भाइयों के रहमो करम पर बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजार रही है। पहले तो पापा ने नखरे खाए, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद खुद ही कहने लगे कि ठीक है मैं उससे शादी कर लेता हूँ। कुछ दिनों में ही उससे मेरे ससुर की शादी हो गई थी और इससे यह फर्क पड़ा कि घर का माहौल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। सुनील अब मुझे खुद कहते थे कि तुमने ठीक कहा था, पापा को एक पत्नी की ही ज़रूरत थी। मेरी नई सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी, अब मेरे ससुर की हम पर बेबाक सी नहीं उठती थी। हमारे समाज में यह चीज़ भी बहुत आम हो गई है कि अगर बाप की उम्र ज़्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती, और जिसकी वजह से ऐसी मुश्किलात का सामना आने वाली बहू को करना पड़ता है, जैसे कि मुझे और मेरी देवरानी टीना को करना पड़ा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।